नमस्कार। चित्रकार केवल ब्रश से कैनवस पर रंग नहीं बिखेरता, बल्कि मौन भावनाओं को शब्द भी देता है। और चित्रकला, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो चित्रकला है वो हम सभी को अपने मोहपाश में बांध लेती है, क्योंकि ये जो रंग हैं हम सभी को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन्हीं रंगों के जादू के बारे में और बातचीत करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार महक शर्मा जी से। महक जी, आपका एक्सएक्टिव स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपको इन रंगों ने कब प्रभावित किया, कब आकर्षित किया? सर, ये इन रंगों ने मुझे तो बचपन में ही अपने में कैद कर लिया था एक टाइप का। अच्छा। क्योंकि मुझे बचपन से ही ड्राइंग बहुत पसंद थी। अच्छा। एज अ पार्ट ऑफ माय स्टडीज, और साथ में ड्राइंग को परस्यू करना मुश्किल था, क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है कि पेरेंट्स को ज़्यादा यही रहता है कि हमारा बच्चा एकेडमिक में अच्छा होना चाहिए, हमें साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स लेगा। हाँ, एग्जैक्टली। सबके पेरेंट्स को कुछ सोच के रखा होता है कि मुझे अपने बच्चे को ये दिलवाना है, ये दिलवाना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी का इशू है वो भी मायने रखता है। एग्जैक्टली, वो भी करता है। लेकिन मतलब 8 तक मैंने परस्यू किया इसको, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? 9th के बाद तो वैसे भी ड्राइंग होती नहीं। तो एक जोर आया कि चलो, घर वालों ने ज़बरदस्ती कॉमर्स भी रखवा लिया। मुझे साइंस का शौक था, कॉमर्स भी रखवा लिया, तो मुझे कॉमर्स करना पड़ा आगे, अकाउंट्स वगैरह। बैचलर्स की जब बारी आई तो उससे पहले मैंने आगे डाटा एंट्री और स्टेनो का किया, एक ITI से कोर्स। तो देन उसके बाद जब बैचलर्स की बारी आई तो मैंने एंट्रेंस दिया, एक लॉ का भी दिया और एक मैंने इसका भी दिया। इसका एंट्रेंस मुझे लेट इसलिए पता चला कि पता ही नहीं था एडमिशन मिलती कहाँ है। जम्मू में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की। एग्जैक्टली सर, पता ही नहीं था किसी को कि भाई है कहाँ पे इंस्टीट्यूट, और कोई बताता भी था तो एग्जैक्टली नहीं बताता था कहाँ पर है। किसी ने रिश्तेदार ही है, किसी ने बताया कि वहाँ फलानी जगह ना इंस्टीट्यूट है। मतलब क्या कहा जाता है ना बचपन में, हरिद्वार का रास्ता सब बता देते हैं बट पैसे कोई नहीं देता, वो वाली बात थी। उनको लगा कि हो सकता है मेरे को ना बोल दे, तो फिर भी चलो। बाय लक मेरी जो छोटी सिस्टर है, शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो भी आर्टिस्ट है, मल्टी टैलेंटेड है, आशिमा शर्मा, मे बी सब जानते भी होंगे। तो उसके एक कलीग थे, वो वहाँ पे डांस की डिग्री कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे फाइन आर्ट्स की निकले हुए हैं एंट्रेंस, तो तुम भी दे दो आके। अच्छा। तो तब मैंने वहाँ भी एक एंट्रेंस दिया और इससे लॉ में भी दिया। अच्छा। तो लॉ में निकला, जब लॉ में निकला तो एज पर गर्ल मुझे लगा कि यार लॉ में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मुझे मिला। मैंने कहा लॉ में बहुत खर्चा भी है, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करनी है उसमें भी काफी टाइम लगता है। मुझे लगा यार लॉ में बहुत खर्चा हो जाएगा, घर वालों को इतना खर्चा करवाना, एज अ मिडिल क्लास नहीं, इतनी ज़रूरत रहने दो, मैं अपनी ड्राइंग को ही परस्यू करती हूँ, जो मेरा बचपन से शौक था। मैं शौक तौर पे बहुत कार्टून्स वगैरह बहुत चीज़ें बनाती थी उस टाइम, क्राफ्ट में भी शौक था मुझे, तो मैंने उसको परस्यू किया आगे। फादर ने बोला योर चॉइस, तुम लॉ करना चाहते हो या ये करना चाहते हो। फर्स्ट टाइम पापा ने खुद से मुंह से बोला कि तुम्हारी मर्जी है। अच्छा। मैंने बोला ओके, थोपा नहीं गया कि आप ला ही करना है। एग्जैक्टली, मतलब एज नौ जनरेशन की, आज की जनरेशन को बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से ले लो, मुझे उस टाइम पे बोला गया, 2012-13 की बात है। तो उससे मैंने बोला तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। मैंने कहा ठीक है पापा, मुझे ना ड्राइंग ही परस्यू करनी है आगे, मुझे बैचलर्स इसी में करनी है। पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं करो। लेकिन जब मैं फील्ड में आई सर, मुझे नहीं पता था कि रंगों पे ही मुझे इतने पैसे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। मैं वही कहना चाहता था कि जैसे मैंने कहा कि भी आसान बात नहीं है, ला करना आपके लिए काफी कॉस्टली है। मुझे लगा कॉस्टली होगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो मीडियम है, पेंटिंग, इसमें कलर्स हैं, कैनवस है, ब्रशेस है, बहुत महंगा मटेरियल है। ब्रश ही सर 250 रुपए का, मतलब कलर का एक बॉक्स लगा लो, 500-600 से नीचे कलर का बॉक्स नहीं। तब जब मैं फील्ड में आई, मुझे तब ये रियलाइज हुआ यार कि मुझे इतना पैसा खर्चना पड़ा इस पे, इससे बेटर मैं लॉ नहीं कर लेती, लॉ करती, प्रैक्टिस करती, कहीं ना कहीं जॉब भी लगी होती इस टाइम पे। एज एन आर्टिस्ट आपको पता है, आर्टिस्ट को जॉब मिलना इतनी आसान बात नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब है ही नहीं। कब से सुन रहे हैं कि भाई हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में 9th-10th में आर्ट आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। बैचलर्स हमारे जनरेशन गुजर गई। एग्जैक्टली सर, बैचलर्स है हमारे जम्मू में, लेकिन मास्टर्स के लिए हमें बाहर खज्जल होने पर जाना पड़ता है। एग्जैक्टली ना, मास्टर्स हमारे जम्मू है ही नहीं। मुझे फिर मैंने बीच में, जब मेरा 2nd ईयर था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो जब फादर एक्सपायर हो गए तो आपको पता है नो होप रह जाती है, क्योंकि रिश्तेदारी तो उस टाइम पे साइड हो जाती है कि भाई हाँ हम कौन तो तुम कौन, तो ये पैसे ना मांग ले हमसे, भी यही है, बिल्कुल कोई पैसे ना मांग ले हमसे। तो फिर मैंने बीच में जॉब किया थोड़ी देर। तो जब जॉब किया, 2.5-3 साल जॉब किया, फिर मुझे लगा नहीं यार अपग्रेडेशन की ज़रूरत है,
क्योंकि अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आपको कोई नहीं मानता, आपको कोई पूछता भी नहीं है, आपको पीजीटी नहीं मिल सकता कहीं, आप वहीं पीआरटी पे ही रह जाएंगे, छोटी डिग्री पे, मतलब आप 10-15-12 हज़ार पे ही रह जाओगे। तो फिर मैंने ना तो कैनवस आता है ना कलर्स आते हैं। सर, फिर तो मैं परस्यू कर ही नहीं सकती ना अपने आर्ट को। फिर मैंने क्या किया, मुझे सर गवर्नमेंट कॉलेजेस ढूंढे मैंने, पहले भी गवर्नमेंट ही ढूंढा था। जब 1 साल मैंने दिया इंटरव्यू, तब भी कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने जॉब कंटिन्यू की थी। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढा, बाय लक मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस टाइम एडमिशन मिल गई, और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ली। वहाँ पे मैंने 1.5-2 साल निकाला, वहाँ पे कंप्लीट की, वापस आई तो मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जॉब अच्छे स्कूल में मिल गई उस टाइम पे, नियर अबाउट मेरे सैलरी स्केल भी अच्छा हो गया। लेकिन वो भी 1 साल के लिए, एज पर आपको पता ही आर्मी स्कूल वाले 1 साल ये डाक रखते हैं, अडाक 1 ही साल रखते हैं वो, तो वो 1 साल मेरा अडाक रहा। फिर मैं दोबारा खज्जल हो गई, मतलब वही, मतलब सिस्टम ये ऐसा है कि इनसिक्योरिटी है आर्टिस्ट हाँ एग्जैक्टली सर, मतलब वो है ही नहीं हमारे पास, हम सिक्योर रहे कि हम फादर अपना ब्रेड एंड बटर चला सके, ऐसा कुछ नहीं है। एज कि भाई फादर नहीं है, खुद के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स भी कितनी देर कितना करेंगे ना, क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं हम। तो फिर मैंने आगे मैंने कहा चलो अपग्रेडेशन की, मुझे बचपन से ना एक ना डॉक्टर का बड़ा शौक था, क्योंकि साइंस रखनी थी, तो साइंस रखनी थी, डॉक्टर का बड़ा शौक था, डॉक्टर लगेगा आगे, डॉक्टर लगेगा आगे। तो उस डॉक्टर के कारण सर अब मैंने अपनी पीएचडी परस्यू की है। अच्छा। मुझे लगा नहीं वो मुझे डॉक्टर चाहिए है। आपका क्या टॉपिक है सर मेरा फिलहाल ना मैंने रखा है कि कंटेम्प्रेरी के साथ कंपेयर करना इंडियन मिनिएचर को। अच्छा। मैंने वो रखा है, तो लेकिन अभी मेरा 1 ही सेमेस्टर हुआ है, मैं परस्यू कर रही हूँ अभी पीएचडी। आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, कौन सा मीडियम इस्तेमाल करती हैं आप? सर ज़्यादातर मेरा मीडियम रहता है एक्रेलिक, क्योंकि ड्राई भी जल्दी हो जाता है। मीडियम मैंने सब यूज़ किए हैं, ऑयल पेस्टल, ड्राई पेस्टल, ऑयल वो मतलब कि पेस्टल लगा लो, तो एक्रेलिक सब एक्रेलिक का है कि जल्दी ड्राई हो जाता है, और ज़्यादातर मेरा मिक्स मीडिया रहा है। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि एक्रेलिक आपने कहा कि जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन जो जल्दी ड्राई होता है उस पर काम करना बहुत टफ भी है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगर आप पे कैनवस पे अगर आपने एक बार ब्रश का स्ट्रोक लगा दिया, हाँ जी सर, वो ड्राई भी हो गया, लेकिन आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा मैं मर्ज करूं किसी और के साथ, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, ये मुश्किल है, मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबिलिटी बहुत कम है एक्रेलिक में, क्योंकि ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन हाँ जल्दी खत्म करना पड़ता है। हाँ लेकिन मैंने उसको चेंज करने के क्या, मैंने मिक्स मीडिया यूज करना स्टार्ट किया थोड़ा सा। अब मैं क्या करती हूँ, वूल के साथ थोड़ा सा काम करती हूँ, कि मुझे क्योंकि क्राफ्टिंग का शौक था छोटे से, तो वो क्राफ्टिंग अब मैंने अपने मीडियम में भी लाई। कभी सिपियाँ यूज़ कर लेनी, कभी थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वो चीज़ें यूज़ की मैंने अपने कैनवस पे, मतलब अलग अलग मीडियम को लाने की कोशिश की। कलर्स में भी मैंने उसके साथ कभी कॉम के साथ वो करना, टेक्सचर डालने, मतलब टेक्सचर डालने स्टार्ट किया। हाँ एग्जैक्टली सर, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के आप लोग कहाँ सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं सर, पोरिंग कलर्स चल रहे हैं, क्योंकि एक्रेलिक में भी वो क्या करते हैं, पानी वगैरह मिक्स करके वो पोरिंग कलर्स चलते हैं कैनवस पे, ड्रॉपलेट्स वगैरह। तो जब जनरेशन के साथ हम नहीं चलेंगे तो जनरेशन तो हमें पीछे छोड़ देगी। मुझे लगता है कि आर्ट यही तो है, यहाँ पे इनोवेशन रहनी चाहिए। आपका स्किल अपनी दिखानी है तो अलग अलग तरीके से आपने डिपिक्ट करना है, अपने थॉट्स को। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, दुनिया के साथ चलते रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। आपके थीम्स क्या रहती हैं, जैसे भी अब जब भी कैनवस पे कोई ऐसी इमेज उतारते हैं या कुछ भी ड्रा करते हैं, हाँ जी, जो भी आपके मन में प्लॉट चल रहा होता है, मैक्सिमम थीम्स क्या रहती हैं? सर मेरी मैक्सिमम थीम्स ना वुमेन्स पे ही होती है। अच्छा, वुमेन्स पे ही होती है। कभी मेरा ये रहता है कि वुमेन्स कैसे सोसाइटी में दबी हुई हैं, है ना, बेंड हुई हैं, ज़्यादा शोषण बैंड हुई हुई हैं, कितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं, लेकिन बैंड हैं लेकिन बता किसी को नहीं रही हैं। तो आप कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप वीक दिखाती हैं वीमेन को, साथ में उनको एनर्जेटिक भी दिखाती हैं। एग्जैक्टली, उसके साथ उनकी ब्रांचेस भी दिखाएंगी, वो मतलब वो ब्रांचेस के साथ वो सर्वाइव भी कर रही हैं, अच्छी तरह सर्वाइव कर रही हैं उस चीज़ों को। मैंने एक पेंटिंग में डिपिक्ट किया हुआ है कि वुमेन को मैंने एक ना ट्री का शेप दे दिया हुआ है। अच्छा। वो ट्री थोड़ी सी बेंड बताई है, लेकिन उसकी ब्रांचेस फैलती हुई दिखाई हैं, कि चाहे वो सोसाइटी से दबी हैं, काम कर रही है सब चीज़ें, लेकिन खुद को भी नरिश कर रही हैं, खुद को भी चला रही हैं। मतलब एक वुमेन ही ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो सब चीज़ें कर सकती है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे हम बाहर जाते हैं, हाँ जी सर, ले लीजिए कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या साउथ इंडिया में जाते हैं, लद्दाख में इवन जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं एज टूरिस्ट, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहीं का कल्चर डिपिक्ट होता है कैनवस पे भी। तो मैं वहाँ पे जाके ख़रीदना चाहूँगा कि जब वापस आऊँगा तो वहाँ पे लेके आऊँगा कि अपने लिए कलेक्शन के लिए घर में लगाऊँगा कि मैं वहाँ पे गया था, एक यादगार के तौर पर भी। हम जम्मू में
वैसा काम क्यों नहीं कर पाते कि जब बाहर से टूरिस्ट आता है, और हम ब्लेस्ड लोग हैं कि माता वैष्णो देवी के कारण बहुत सा टूरिस्ट बाहर से आता है, हाँ, हम शक्ति को ही अलग अलग रूपों में डिपिक्ट क्यों नहीं कर पाते कैनवस पे कि बाहर से जो लोग आए वह फोटोग्राफ के बदले में हमारा आर्ट पीस भी उठा के ले जाएं? सर मे भी हो सकता है कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो कम उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी हो रहा है कि मॉडर्निज्म में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्निज्म का ज्यादा। लेकिन मॉडर्निज्म की बात करते हुए क्या उनका काम बिकता है यहाँ पे? क्या आर्ट प्रमोटर है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म नहीं है सर यहाँ पे, सर प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जितना मर्जी काम बना के रख लो, आपको कोई बायर नहीं मिलेगा यहाँ पे डायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट बायर भी नहीं मिलेगा, और बायर भी कम मिलेंगे आपको यहाँ पे। इस मुकाबले कि आप बाहर जाएंगे, बाहर आपको ज्यादा अच्छे बायर्स मिल जाएंगे। आपकी आर्ट की कीमत होगी, लेकिन आपकी आर्ट की कीमत जम्मू में नहीं है, जीरो है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आपकी आर्ट की कीमत समझेंगे, आपकी आर्ट को पहचानेंगे। वो वही है जो आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ सकता है, अदरवाइज बाकी लोग कहेंगे ये क्या बना दिया इसने यार, ये क्या सोच के बनाया इसने। लेकिन वो आर्टिस्ट को पता है कि उसने क्या फीलिंग्स निकाल के अपनी बनाई है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्ट कितना ज़रूरी है फिर? जरूरी तो सर देखो, अब किसी को सरवाइव करना अपने ब्रेड एंड बटर के लिए उसको पैसा भी चाहिए। अगर उसको नया कैनवस खरीदना, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर वो पुराने काम करके छोड़ी जा रहा है और वो कोई खरीद नहीं रहा, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? उसको जब इनकम ही जनरेट होगी तो वो काम कहाँ से करेगा सर? यहाँ पे जब हम एग्जीबिशन की बात करते हैं तो मुझे याद पड़ता है कि पहले इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स और J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, मुझे लगता है मिलकर एक एनुअल एग्जीबिशन किया करती थी, जो मुझे लगता है कि कोविड काल के बाद से बंद पड़ी है। सर जब मैंने हालांकि कला केंद्र में संसार चंद बड़ू जी के नाम पे आर्ट गैलरी भी है। यस सर। लेकिन उस आर्ट गैलरी में अब मुझे लगता है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार एग्जीबिशंस हो रही हैं। अब लग रही हैं, है ना? हाँ, उससे पहले तो बंद पड़ी थी सर। वो तो बंद पड़ी थी। और जब मतलब मैंने भी जब मास्टर्स यहाँ से बैचलर्स की है, तो हमारा खुद का बस एक ग्रुप एग्जीबिशन लगा था बस। मतलब हम बच्चों ने ग्रुप एग्जीबिशन लगाया था और बाकी आर्टिस्ट बस देखने आए थे। और मुझे नहीं लगता सर वहाँ पे किसी ने सेल की अपनी पेंटिंग या किसी ने परचेज की है। फिर एग्जीबिशन लगाने का मोटिव क्या हुआ? वो मुझे लगता है मोटिव यही वो था तो कि क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपने प्रदर्शन करवा दी कि हम लोगों ने ये बनाया है तो आप देख लीजिए। सर वही मतलब एक प्रदर्शनी हुई ना एक टाइप की। तो जब आर्टिस्ट को कोई बायर ही नहीं मिलेगा सर, तो आर्टिस्ट नया काम क्यों बनाएगा? कला केंद्र की जब भी हम बात करते हैं, अभिनव थिएटर की बात करते हैं, तो अभिनव थिएटर में भी पहले गैलरी हुआ करती थी। अब तो कला केंद्र बहुत बड़ी इमारत बनी है, वहाँ पे बहुत सी स्पेस है मैम। जैसे लेकिन वो स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही। मैं वही कहना चाहता था, जब हम मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर एग्जीबिशन चल रही हैं और बायर्स हैं और अलग सा माहौल है, क्योंकि आप बाहर भी आर्टिस्ट बैठे होते हैं, कैनवस लेके बैठे हैं, आप आइए उनसे पोर्ट्रेट बनवा लीजिए। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी वहाँ आती है, कमाते हैं वो लोग पैसा आर्टिस्ट। और जो जिसके अंदर एग्जीबिशन में पेंटिंग एग्जिबिट हुई है वहाँ पे सेल भी हो रही है सर। एक ना हमारे भारी भरकम रकम भी आ सकती है वहाँ पे। हमारे जम्मू में ना ये भी है कि शर्म बहुत है। अपने ही टैलेंट पे विश्वास नहीं है। विश्वास वाली बात नहीं है। एक तो अगर हम रोड पे बैठे होंगे किसी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए, 10 लोग कहेंगे यार तू रोड पे बैठा है, तेरे इतने माड़े दिन आ गए हैं, लेकिन आर्ट गैलरी अगर काम नहीं कर सकता जाके तो कहीं दुकान पे ही लग जा। ये क्या फड़ियों वाले काम कर रहा है, तो यहाँ साइड पे बैठा है और यहाँ पे साइड पे बैठ के ड्राइंग। उस चीज को प्रेरित नहीं करेंगे कि बेटा हाँ तू अच्छा काम कर रहा है और कर कि तो दुनिया में कम से कम प्रसिद्ध तो होगा कम से कम। नहीं, यहाँ पे ना हमारे जम्मू की ना सोच बहुत छोटी है। इस चक्कर में बाहर आर्टिस्ट आप कह रहे हो जैसे कि गैलरीज के बाहर भी बैठे होते हैं, बाहर शर्म नहीं है सर, ना शर्म है, एक एटमॉस्फेयर है, एग्जैक्टली, ना कोई डिमोटिवेट कर रहा है किसी को। यहाँ पे सर डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं, एग्जीबिशन देखते हैं, बाहर अपना पोर्ट्रेट भी बनवाते हैं, तो इससे आर्टिस्ट आते हैं, वो काम देखते हैं, वो काम खरीदते हैं सर। वहाँ पे लोग बाहर बैठे हैं ना, उनको मोटिवेशन मिलती है, हम एक बना रहे हैं, दूसरा भी हमारे पास आ रहा है, तीसरा भी हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे डिमोटिवेशन ऐसी मिलती है कि एक भी नहीं आएगा और बाद में बोलेंगे यार तू कहाँ बैठा था, सड़क पे बैठा हुआ था तू। जम्मू में भी जैसे आर्ट कैंप लगते हैं तो आर्ट कैंप में बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं जम्मू के पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार बाहर से भी आर्टिस्ट आके पार्टिसिपेट करता है। तो वैसा माहौल क्या यहाँ पे क्रिएट होता है सर? होता या सिर्फ अपने अपने कैनवस के सामने बैठे हैं, कलर्स लेके बैठे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वहीं तक सीमित है? सर नहीं, एक एटमॉस्फेयर भी तो क्रिएट होना चाहिए। मैंने अटेंड किए हैं सर कैंप्स, तो मैंने हमेशा ना अपना काम थोड़ा साइड छोड़ के ना हमेशा सबके साथ ना थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश की, एक दूसरे से सीखता भी है भाई ये आर्टिस्ट कहाँ से हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा मीडियम है, क्या हाल चाल, मतलब रोज उनसे हाल चाल पूछना, क्या हाल चाल। मतलब 3 दिन का 4 दिन का नॉर्मली कैंप रहता ही रहता है।
तो मुझे ये होता है कि नहीं, आर्टिस्ट को भी जानना चाहिए हमें कि हमारा भी एक लेन देन स्टार्ट होता है, मतलब कि हम आज वहाँ में कोई वहाँ पे कुछ आर्ट कैंप होगा तो वो भी हमें कोशिश करेंगे बुलाने की, अदरवाइज तो हमें कोई नहीं बुलाएगा। अगर हम अपने ही खुद में बैठे रहेंगे, कैनवस पे काम करते रहेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, वैसा माहौल ही नहीं क्रिएट करेंगे, तो हमें कौन बुला रहा है? फिर उस कैंप का मकसद भी नहीं है हमें ना, कोई बुला भी नहीं रहा सर। फिर क्योंकि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आर्ट होना चाहिए सर, ये बहुत जरूरी है। ये कैंप्स लगना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है हमारी सोसाइटी में कौन कौन है और हमें किस किस से बातचीत करनी है, हमें किस से मिलना है। तो उन सब चीजों के लिए सर आर्ट कैंप्स बहुत जरूरी है। और लेकिन यहाँ पे जो आर्ट कैंप्स लगते हैं ज्यादातर सब सीनियर आर्टिस्ट के लिए लगते हैं। जब तक सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप जूनियर आर्टिस्ट को नहीं रखेंगे तो सीखेगा कैसे? नहीं चलेगा। कि क्या कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन सब चीजें चलती है। घर में भी ऐसा ही होता है। जब पहले होता है माँ बाप चला रहे हैं कोई काम, तो जब माँ बाप थोड़े से एज होना स्टार्ट होते हैं, कहते हैं बच्चे अब मेरा काम नहीं, अब तुम्हारा काम है, तुम जाओ अब काम के लिए। तो ये जनरेशन चलाना भी बहुत जरूरी है। आर्ट में भी बहुत जरूरी है, हैंड ओवर टेक ओवर। हाँ एग्जैक्टली। कि आप अब आपका लाइफ टाइम निकल गया, आपका लाइफ स्पैन निकल गया है, तो अब आप चाहो को कि भाई हाँ कोई जूनियर आर्टिस्ट भी आए आगे, उसको भी मौका मिले आगे आने का। जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जनरेशन जो आजकल की है वह एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। क्या समझती हैं आप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आर्ट को किस हद तक थ्रेट दी है, ओरिजिनल वर्क को? बहुत हद तक। मतलब अब ओरिजिनल वर्क की बात करिए, ओरिजिनल वर्क हम लोग क्रिएट करने के लिए 2 से 3 दिन लगाएंगे, है ना। अगर एक आर्टिस्ट होगा तो हम छोटी छोटी बारीकियां देखेंगे, उसकी बारीकियां देखे उसको, यार यहाँ से अच्छा नहीं है, यहाँ से ठीक करना है, वो मतलब हम बारीकियां देखेंगे। लेकिन वही चीज सर हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे एआई को, वो 5 मिनट में आपको दे देगा, बड़ी रिफाइंड देगा वो, और आपको अच्छी देगा इमेज, उसी को फ्रेम करा के घर में लगाएंगे। आप जो आर्टिस्ट से बाय कर रहे हैं 5,000 में या 10,000 में, चलो मैं मिनिमम बोल रही हूँ 5-10, अदरवाइज तो आजकल लैक्स में काम बिक रहा है, ठीक है। मिनिमम बोल रही हूँ आपको 10-20 हज़ार जो भी खर्च हो गए आप, लेकिन वही एआई आपको 50 रुपए में प्रिंट आउट दे रहा है सर। लेकिन मैम एक चीज़ है, जैसे आप खत्म हो रहा है काम। जैसे आप किसी के ड्राइंग रूम में जाएं तो वहाँ पे अगर दीवार पे एआई से बनी हुई तस्वीर लगी है और एक तरफ रफ पैचेस वाली आर्ट वर्क लगा है, तो एस्थेटिक सेंस किसमें है? एस्थेटिक ऑब्वियस है सर, वो तो ओरिजिनल वर्क में ही आएगी, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो अपनी फीलिंग निकाल के डाल देता है कैनवस पे, वही एआई फीलिंग नहीं दे सकता। एआई आपको वो फीलिंग नहीं दे सकता, वो मैं मानती हूँ। ये है कि आपको फटाफट काम दे सकता है बस, लेकिन जो फीलिंग्स है वो आपको कैनवस पे ही आएंगी। जो पोर्ट्रेट आपको जो हाथ का बना हुआ है और जो एआई का बना है, वो सामने सामने पता चलेगा यार ये हाथ वाले में आर्टिस्ट ने जान डाली है, उसने एक एक चीजें बारीकी से देखी हैं। मुझे लगता है कि एआई वर्क में क्योंकि इतना ज्यादा रिफाइंड होता है, उसमें डिटेल्स नहीं होती हैं सर, डिटेल्स इतनी नहीं, इमोशंस इतने नहीं होते हैं उसमें, वो आर्टिफिशियल सा लगता है। जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत लड़की का अगर फोटोग्राफ एआई से बनवाई है तो उसके फेस में वो चीज़ डिटेल होगी ही नहीं बिल्कुल भी, वो लगेगा कि किसी अनदर वर्ल्ड की वो है, एलियन टाइप है लड़की ना। लेकिन वही अगर कोई आर्टिस्ट कैनवस पे उतारेगा उस तस्वीर को, तो जो रफ पैचेस हैं वो उन चीजों का ध्यान रखेगा, है ना। तो रफ पैचेस के बारे में रिंकल्स पड़ रहे हैं फेस पे या कुछ आईलाइनर है, काजल, कुछ भी, मतलब उन चीजों को ध्यान रखेगा। लेकिन एक एआई वो क्या कहेगा कि भाई हाँ इसके रिंकल भी साफ हो जाए, कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ब्लेंड कर, वो चलेगा बस एक इमेज बनानी है अच्छी, बस एआई को बस इतना मतलब है कि इमेज बनानी है अच्छी सी। जो नौजवान कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसको उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना एआई का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे एक और बात साफ करता चलूँ कि जब भी आर्टिस्ट कोई तैयार होता है, जब वो सीख रहा होता है, तो उसको कॉपी करने के लिए प्रेरित किया जाता है सर। जैसे मोनालिसा ही कितने लोगों ने कॉपी की, है ना। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि आर्टिस्ट को अपना दिखाना होता है, अपना उसका सिग्नेचर होना चाहिए यार पेंटिंग में, तो फिर वो अपने ही सोच से कैनवस पे अपनी सोच को उभारता भी है। तो कितना ज़रूरी है कॉपी करना सीखते हुए, एआई से कॉपी करना। लेकिन इतना ज़्यादा भी एआई पे डिपेंड नहीं रहिए। एआई को आप इस्तेमाल कीजिए कुछ अपनी चीज़ों के लिए। अब अगर किसी को काम करना है, काम अगर आप दिल से निकालोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने इमोशंस निकाल के डालोगे कैनवस पे तो वो किसी से इमोशनली एक्चुअली अटैच भी होगा। अगर आप बिना इमोशन के इमोशनलेस किसी से कॉपी कर रहे हो, या यही चीज़ यहाँ से, ये चीज़ वहाँ से, वो तो कहीं ना कहीं तो सबने देखा ही होगा, उसमें आपका अपना इनपुट कुछ नहीं है। वो किसी ने कहीं पे देखा होगा, वो रिलेट करेगा आपके काम को, भाई ये काम तो उसका था, ये काम तो वैसा था, ये तो हमने वॉलपेपर देखा है, ये तो हमने वहाँ पे आर्ट देखा था। मतलब फिर आपकी ओरिजिनलिटी नहीं रही वहाँ पे, वो तो सीधे बोल देगा ये तो कॉपी आर्टिस्ट है। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे आप कैनवस पे जब बैठती हैं, ब्रश उठाती हैं, तो आपकी जो सोच है वो कितना मैटर करती है कि जो आप कैनवस पे उतार रही हैं वैसा ही उतरे?
सर या सोच के चलते वो जो कैनवस पे तस्वीर उतर रही है वो भी बदलती है? सर एज पर जस्ट मैंने आपको बताया कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे थर्ड ईयर में। तो जब जैसे मैं थर्ड ईयर में आई तो सर मेरा माइंड कंसेप्ट ना बिल्कुल डल हो चुका था, मतलब ख़त्म। एक टाइप का होता है ना कि ज़मीन निकल जाती है पाँव के नीचे से, तो वैसा था सर। तो उस टाइम पे मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका था और मैं जो काम मेरा निकलता था ना हमेशा सैडनेस में कि अकेली बैठी हूँ कहीं पे कॉर्नर पे वो वैसा मैंने काम क्रिएट किया कि अकेली कॉर्नर पे बैठी हूँ बेंच का सहारा लेके और नीचे मुंह करके बैठी हूँ। तो उस चीज़ को मतलब फील कर पा रही हूँ, उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि मेरे फादर नहीं रहे अब मेरे साथ, क्योंकि फादर एक इमेज चलना ना बहुत एक ज़रूरी भी है और एक आपका ना अटैचमेंट होती है सर। आप फादर मदर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते घर पे, जो मर्जी हो सर, सोसाइटी में आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो जैसे फादर ने साथ छोड़ा, मेरा बहुत था मेरे फादर के साथ अटैचमेंट की, जैसे कि दोस्त होते हैं, कोई भी झगड़ा करती किसी के कुछ करती थी तो मैं घर जाके सुना देती थी। कहा जाता है कि बेटी का पिता के साथ ज्यादा बनती है। एग्जैक्टली सर। तो मैं घर जाके सुना देती थी कि पापा मैंने आज ऐसे कर दिया, पापा मैंने उसको मार दिया। पापा कहते क्यों मारा था? मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे हुआ। तो ठीक है तूने ठीक किया, कुछ कोई कहता है तो तू करा, कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ पीछे। वो मैं बैठा हुआ जो पीछे है ना, वो सपोर्ट जब मेरी टूटी ना सर तो मुझे बहुत फील हुआ। तो मैंने वो सारा जो मेरा सैडनेस था, मेरा लोनलीनेस था, वो मैंने अपने कैनवस पे कन्वर्ट किया था सर उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे हाँ, अब पापा को भी 12 साल हो चुके हैं तो मतलब अब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हुई है, ख़त्म तो नहीं हो सकती सर। फादर के एक इमेज तो वो तो कभी कभी तक तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो अब थोड़ी चीज़ें कम हुई है। तो अब मेरा थोड़ा काम ना सैडनेस से निकल चुका है बाहर, अब मैं थोड़ा ब्राइटनेस की तरफ जाती हूँ। लेकिन अब भी मेरा जो वर्क है ना ज़्यादातर मेरी मदर सिस्टर्स को लेके कि जब मैं मास्टर्स करने बैठी सर, मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर गई, मतलब हॉस्टल में रहना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सर मुझे था कि मेरे जो मदर थे ना वो हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा। तो मुझे हुआ यार दीदी अकेले कैसे सर्वाइव करेंगी, वो अकेले कैसे रहेंगी। तो मेरे जो काम थे ना सर नेचुरली ना वो मेरी सिस्टर और मदर को लेके, मतलब 3 फिगर्स मैंने सिस्टर की बनानी, एक मदर की बनानी, घर बनाना। कि मेरी सोच जैसे पीछे चल रही है घर की तरफ कि घर में क्या चल रहा होगा, घर में क्या बन रहा होगा, घर में मदर के साथ कौन सर्वाइव कर रहा होगा। क्योंकि छोटी सिस्टर भी बाहर चंडीगढ़ निकल चुकी थी, जैसे वो जनवरी में निकली, मैं फरवरी में निकल गई अपने उसके लिए मास्टर्स के लिए। तो हम दोनों सिस्टर्स बाहर थे, तो दीदी की सिर्फ दीदी थे मम्मा के पास, और अभी तक भी दीदी ही थे। अभी भी मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ कभी कैंप वगैरह के लिए तो दीदी ही होते मम्मा के साथ। तो सर वो जब चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मेरी वो कहीं ना कहीं सर आर्टिस्ट के दिमाग से ना वही चीज़ें निकलती हैं जो सर उसके इमोशंस में और दिल में होती हैं। तो वही इमोशंस हम कह सकते हैं कि सिग्नेचर भी बनते हैं। एग्जैक्टली सर, वही बन जाता है हमारा। क्योंकि जैसे बैचलर्स में मेरा बना लास्ट में लोनीनेस और सैडनेस, और वैसे ही मेरा मास्टर्स में रहा कि वो भी एक टाइप का लोननेस है कि मैं घर से बहुत दूर हूँ, पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। तो वही 3 फिगर्स मेरी बहन की, एक फिगर मेरी मदर की, और घर का भी साइड पे। और फिर मैंने वही उसमें भी वूल इस्तेमाल की थोड़ी सी बाद में। अदरवाइज मेरा वर्क वही रहा सर। मैडम ऐसा है कि जैसे हम साउथ की जब भी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ की आप अगर बात करते हैं सर, साउथ के टेम्पल्स बहुत पॉपुलर, वही ना, टेम्पल भी पॉपुलर हैं वहाँ पे। विधिवत तौर पर जो बच्चे हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है आर्ट एंड कल्चर की तरफ से। एग्जैक्टली सर हमारे यहाँ पे वाटर कलर्स नहीं है। आप देखिए साउथ की तरफ वाटर कलर्स बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल वाटर कलर्स आप बंगाल चली जाइए या फिर आप इधर घाट पे चल जाइए, बनारस घाट पे चल जाइए, वाटर कलर्स इतने अच्छी तरह टेक्निकली वो हैंडल करते हैं ना सर, वो वाटर कलर हम भी नहीं कर सकते। मैं बेसिकली साउथ की बात क्यों करता हूँ हर बार जब आर्ट एंड कल्चर की बात चलती है, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग का शौक रहा है। अच्छा। तो लिखता भी हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी ने चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया वह थी चंदा मामा गुड़िया, जो कि साउथ की पब्लिकेशन थी। ओके सर। वो ट्रांसलेशन होके यहाँ पे आया करती थी। उसमें राजे महाराजाओं की, रानियों की, देवी देवताओं की कहानियाँ हुआ करती थी। तो बड़ी खूबसूरत चित्रकला उनमें होती थी कि सहज ही, हाँ बिल्कुल, हम सहज ही उसकी तरफ आकर्षित होते थे। मन करता था कि हम भी पेंसिल उठाएं, कलर उठाएं, कुछ भी कलर अगर उसमें भर सकें उन चित्रों में तो अच्छा लगता था। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू जैसे शहर में, छोटा शहर तो रहा नहीं अब, ये भी विस्तार ले रहा है, इसमें आर्ट एंड कल्चर को, बिल्कुल इसमें भी अगर आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है तो कौन से स्टेप उठाने की आवश्यकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? उसमें टूरिज़्म आता है, उसमें J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस आता है, जम्मू विश्वविद्यालय आता है, डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं, और उन्हीं में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स भी आता है। हाँ सर, लेकिन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? मतलब सर एक तो मास्टर्स लानी चाहिए जम्मू में। अच्छा।
जम्मू में मास्टर्स नहीं है और बहुत साल से बस हमें दिलासा दिया जा रहा है कि आएगी आएगी, क्योंकि हम लोग अगर हमें मास्टर्स यहाँ नहीं मिले, बहुत कम लोग हैं सर जो बाहर जा पाते हैं। एज अ मिडिल क्लास सर मैं भी नहीं जा पा रही थी। वो तो चलो फादर ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मेरे नाम से कुछ था तो मैंने उस कारण कर लिया, मतलब लेकिन फिर भी एज अ मिडिल क्लास हम लोग बाहर नहीं सर्वाइव। इन्वेस्टमेंट काफी है। देखो ना सर, मास्टर्स के लिए आपको फीस भी देनी है, उसके बाद हॉस्टल फीस भी देनी है, और उसके बाद आपको पर मंथ हॉस्टल फीस वो मेस की भी देनी है, तो कितना सर्वाइव करना मुश्किल है सर। और मटेरियल भी काफी कॉस्टली, बहुत मुश्किल है सर सर्वाइव करना। तो मास्टर्स अगर जम्मू में आ जाए तो हमारे अगर होम टाउन में ही मास्टर्स है तो यार हमें कहीं बाहर खज्जल नहीं होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और दूसरा कि यहाँ पे सर बायर्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं बिक रहा है आर्टिस्ट का तो आर्टिस्ट भी सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा फिर? अगर काम बिकेगा आर्टिस्ट का तो आर्टिस्ट नया काम करेगा, अच्छे से करेगा और मेहनत करके लगाएगा। और साथ में सर हमारे जो आप कह रहे हो जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है बसोली आर्ट, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है सर, खत्म हो रहा है, वो भी कंटेम्प्रेरी की तरफ जा रहा है सर। क्योंकि आर्टिस्ट एक पेड़ बनाने को ही 2 घंटे लगाता था, ठीक है। एक वो छोटी छोटी फिगर्स आपको पता है मिन्यूट सी बनती हैं उनकी, और 0 ब्रश यूज होते हैं उनके, उसमें गोल्ड भी यूज होता है। हाँ, जो बहुत महंगा है। उसकी डेकोरेशन करने के लिए फिर वो गोल्ड का वो उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट काम बनाएगा तो नाना करते 5-10 हज़ार का एक छोटा सा ही काम होगा, छोटा सा। और अगर वही काम आज की टाइम में क्या है वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कंटेम्प्रेरी में, फटाफट पेड़ बनाते हैं, डिटेल देते नहीं है उसको, बस फिगर बनानी, फिगर को कलर करना, वो काम खत्म। सो वही काम सर जो 10 हज़ार में पहले था, अब वो उसको 2 या 3 हज़ार में बेच रहे हैं, तो फर्क तो पड़ा, लेकिन वो हमारा खत्म हो गया ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन से भी ट्रेडिशन तो खत्म हो गया ना सर हमारा, जो मिनिएचर का ट्रेडिशन, मिनिएचर में सबसे पहले हमारा जम्मू आता है सर, बसोली सबसे पहले आता है, लेकिन अब ट्रेडिशन खत्म हो रहा है। मेरा पीएचडी का भी टॉपिक यही रहा है सर कि मैं इंडियन जो मिनिएचर है ना सर वो खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कंटेम्प्रेरी की तरफ जा रहा है। तो वो कंटेम्प्रेरी की तरफ नहीं जाए, अपना बेसिक करे, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको मेहनत ना मिले उनका। उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो कंसर्न है कि हम ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं और जिसके लिए हम पॉपुलर हैं उसी से अगर दूर होंगे तो हम अपने अस्तित्व से भी कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। जैसे आपने कहा साउथ में टेम्पल्स वगैरह बहुत, तंजोर आर्ट वगैरह बहुत पॉपुलर है सर वहाँ पे, तो उनका आर्ट वर्क चल रहा है वैसा, उनका बिकता है सर, उनका काम होता है, क्योंकि बायर्स हैं सर वहाँ पे, प्रमोटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं बीच में जो एग्जीबिशंस क्रिएट करते हैं आपके लिए कैंप्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैंप्स क्रिएट हो रहे हैं या उसमें कोई बायर नहीं आ रहा खरीदने के लिए, कोई नहीं। आप सिर्फ काम कर रहे हो, आप सिर्फ कलेक्शन के लिए काम रख रहे हो, भाई हमने कलेक्शन करके रख लिया आर्टिस्ट की, वो कलेक्शन जा कहाँ रही है, वो कलेक्शन बिक कहाँ रही है? अगर वो कलेक्शन बिके, वो काम बिके, तो उस कैंप लगाने वाले को बेनिफिट होगा, तो वो अच्छे कैंप और भी ऑर्गेनाइज करेगा। उस कैंप वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी साल में 1 या 2 कैंप लगा रहा है बस। चलिए उम्मीद करेंगे कि जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन तक ये बात पहुंचेगी और आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। आप एक्साइटेड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी महक शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि आर्ट को अगर वाकई प्रमोट करना है, उसे सहेज कर रखना है, तो अपनी परंपराओं से जुड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन आर्ट के जितने भी पीसीज हैं ये एक आर्टिस्ट लोग बनाया करते हैं, उस पर काफ़ी कास्ट फैक्टर रहता है, उसके लिए बायर भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।